आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं शबी हैदर। आप देख रहे हैं के न्यूज़ और द इंटरव्यू के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी। बृजलाल खाबरी के कंधों पर कांग्रेस ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। आने वाले चुनाव हैं, संगठन की बात करें, बिखरा हुआ संगठन है। लंबे समय से कांग्रेस उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्ता से दूर है। ऐसे समय में बृजलाल खाबरी एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा नाम जो कम से कम कांग्रेस की आंतरिक राजनीति में फ्रंट के ऊपर नहीं था। यकीनी तौर के ऊपर बहुत दूर से इनको लाया गया है, बहुत खोजबीन करके लाया गया है। काशीराम के चेले हैं, जो राजनीति के जो गुण हैं वो काशीराम से सीखे हैं और एक अच्छे संगठक के तौर के ऊपर इनकी पहचान है। बात करेंगे बृजलाल खाबरी जी से। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद कि न्यूज़ से बात करने के लिए आपने हमें समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक हम आभारी हैं आपसे। ये जो कह सकते हैं जो कांटो भरा ताज आपके सर पर है इस वक्त, कांग्रेस का एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, इसे आप किस प्रकार ले रहे हैं? बिल्कुल, मैं खुशी खुशी इस कांटे भरे ताज को स्वीकार किया हूँ। और जहाँ तक सवाल संगठन का है, बेशक कांग्रेस का संगठन कमज़ोर कहा जाता है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। क्योंकि अगर कांग्रेस का संगठन कमज़ोर होता तो भारतीय जनता पार्टी जैसी कि क्या शब्द कहें उसके लिए, पार्टी को, उसके सामने कोई दूसरा नहीं, केवल कांग्रेस ही लड़ती नज़र आ रही है। जब कांग्रेस बीजेपी के सामने सीधे फाइट में है तो हम कैसे माने कि हमारा संगठन कमज़ोर है? संगठन कमज़ोर नहीं है तो क्या कारण है कि कांग्रेस लंबे समय से, 32 साल से ज़्यादा समय हो गया सर, कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में सत्ता से बाहर है और लगातार जो शक्ति है वो कम हो रही है। पहले आपके सांसद होते थे, फिर कम होना शुरू हुए, फिर विधायक कम होना शुरू हुए और अब सिर्फ महज 1 और 2 विधायक की स्थिति पर आप आ गए। देखिए, जहाँ तक चुनावी परिदृश्यों का मामला है तो ये भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे तो इतने सारे जुमले फेंके कि देश का जो मतदाता है वो भ्रमित हो गया। और उस भ्रम में मतदाताओं ने सोचा कांग्रेस इतने साल से है, भाजपा आएगी तो कुछ नया करेगी। बेशक उसने नया किया, जो 70 सालों में कांग्रेस ने बनाया था उसने 5 साल में उसको बर्बाद कर दिया। ये बिल्कुल नया किया है। आज भी लगातार वो जुमलेबाजी करते करते और देश को मिटाने में अपनी जो भूमिका निभा रही है, जो किसी से छुपी नहीं है। चाहे वो रेल हो, चाहे भेल हो, चाहे हवाई अड्डे हों, चाहे रेलवे की ज़मीन हो, सब बेचते चले जा रहे हैं। ये उसने नया किया है। अब मतदाता जान गया है कि जो कांग्रेस ने 70 साल में किया था, इन्होंने उसको बने बनाए पूरे भारत को इन 5-7 सालों में मिटा दिया है। अब पब्लिक बिल्कुल सोच में पड़ गई है कि दोबारा अब कांग्रेस के साथ आना है। बिल्कुल, आपको लगता है कि आपका संगठन मजबूत है और जनता जो है वो आपको समर्थन करेगी। वो कौन से मुद्दे होंगे, वो कौन से चेहरे होंगे, वो कौन सी रणनीति होगी जिसके ज़रिए कांग्रेस उत्तर प्रदेश का किला फतह करने के? इतने सारे मुद्दे हैं, उनमें बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं। महंगाई है, ज्वलंत मुद्दा बेरोजगारी है, ज्वलंत मुद्दा जीएसटी है, ज्वलंत मुद्दा अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार है। जब भी अखबार पढ़ो सुबह तो कोई ना कोई अखबार की हेडलाइन होती है, आज फला जनपद के, फला जिले के, फला गांव में फला समुदाय की लेडी के साथ अत्याचार हो गया। इससे पूरा अखबार भरा पड़ा रहता है। तो इन मुद्दों को लेकर के आने वाले समय में छोटे बड़े जो चुनाव आएंगे उनमें यही मुद्दे होंगे जो हम सामने लाएंगे। पब्लिक उसको स्वीकार करेगी और कांग्रेस को मजबूत करेगी। छोटे चुनाव से सर आपने बहुत अच्छा एक बात आई, निकाय चुनाव बिल्कुल सर पर हैं, 1-8 महीने के अंदर इन चुनाव को हो जाना है। किस तौर पर देख रहे हैं अग्नि परीक्षा है आपके निकाय चुनाव में? कांग्रेस का प्रदर्शन, जाहिर सी बात है, जब ओवरऑल ख़राब है तो निकाय चुनाव में भी जो चीज़ें हैं उसकी किसी से छुपी नहीं हैं। तो निकाय चुनाव किस तरह आप लड़ेंगे? सिंबल पर लड़ेंगे? टिकट किन लोगों को दिया जाएगा? क्या कांग्रेस ने उसकी तैयारी की है? कांग्रेस की पूरी तैयारी है। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, हर एक ज़िले में जा कर के हमारी टीम काम कर रही है और वहाँ पर उपयुक्त और जीतने वाले प्रत्याशियों की तलाश बहुत दिन से जारी है। कमोबेश हम लोग होमवर्क कर चुके हैं।
जैसे ही अधिसूचना जारी होगी, अगर अन्य पार्टियां भी सिंबल पर लड़ेंगी तो हम भी सिंबल पर लड़ेंगे, अगर सिंबल पर नहीं लड़ेंगी तो फिर कोई नहीं लड़ेगा। हमारा तो चुनाव जीतने का मकसद है। हम जो आज की स्थिति में उससे बेहतर करके अगर हम 50% भी प्लस करते हैं तो आने वाले लोकसभा के लिए हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। खाबरी साहब, आप मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, या लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि कांग्रेस में चल क्या रहा है। जैसे जैसे दवा करते हैं आप, वैसे वैसे मरीज़ और जो है वो वेंटिलेटर पे चला जाता है। अब डॉक्टर के तौर पर आप लाए हैं, तो आपको क्या लगता है, सर्जरी करेंगे, दवाई से ठीक करेंगे कांग्रेस को? ओवरऑल मतलब आपको बेसिक बीमारी क्या समझ में आई कांग्रेस की? देखिए, जो हमने समझा है उत्तर प्रदेश में, उन चीज़ों को समझने के बाद उनका इलाज जारी है। अभी हमारे जो साथी हैं, हमारे साथियों को जो हिस्सा मिला है, उन हिस्सों में जा कर के वो अपने अपने ज़िलों में जा कर के इन बीमार लोगों की जानकारी कर रहे हैं, बीमारी का पता लगा रहे हैं, किससे हमें कैसे ठीक करना है। दवाई से ठीक होता नज़र आ रहा है तो दवाई से करेंगे, ऑपरेशन से ठीक होता नज़र आएगा तो ऑपरेशन से करेंगे। लेकिन इलाज करके कांग्रेस को मजबूत करने का जो हमारा संकल्प है वो हमारे साथियों के साथ पूरा होगा। बिल्कुल, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि नफ्स को जो है वो सही तरीके से खाबरी साहब ने पकड़ लिया, क्योंकि भौगोलिक स्थिति के एतबार से जो है उन्होंने कहा कि अगर कहीं पर जो है वो दवाई से ठीक होने वाला मरज़ है तो उसको दवाई, और अगर सर्जरी करनी पड़ी तो सर्जरी करेंगे। निश्चित तौर के ऊपर सर एक बहुत आस लगाए जो हैं वो कांग्रेसी देख रहे हैं आपको, या कांग्रेस से जो लगातार जुड़े हुए हैं, सत्ता में नहीं है लेकिन फिर भी जो है वो कांग्रेस का बस्ता उठाने वाले लोग हैं, झंडा उठाने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए सर आपकी क्या राय है, क्या मैसेज है? देखिए, जो परंपरागत कांग्रेस के लोग हैं वो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, और उनकी जो समय की शहादत है, जो समय दिया है हमें, उस समय के अनुसार जो नई पीढ़ी हमारी, उनसे सबक लेते हुए नई पीढ़ी को तैयार करते हुए कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने में हम सबका सहयोग ले रहे हैं। जवान भी है, ओल्ड भी है, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं। ये सब मिल करके एक ऐसा संगठन तैयार करेंगे कि कांग्रेस आने वाले टाइम में नंबर 1 पे जाती दिखे। बिल्कुल, कांग्रेस को नंबर 1 पर पहुंचाना है, और बहुत सारे मुद्दों पर हमने बात की, बहुत सारे अभी सवाल बाकी हैं। हम खाबरी साहब, बृजलाल खाबरी जी का राजनीतिक कैरियर के तौर पर बात करेंगे, क्योंकि ये कांग्रेस में आने से पहले किसी दूसरे दल में थे, और ये कैसे राजनेता बने, बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। बहुत मटेरियलिस्टिक जो हैं वो व्यक्तित्व के धनी हैं बृजलाल खाबरी जी। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, के न्यूज़ देखते रहिए, ब्रेक के बाद फ़ौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। सवालों का सिलसिला जारी है बृजलाल खाबरी के साथ, और इस खंड में हम बात करेंगे बृजलाल खाबरी के व्यक्तित्व के ऊपर। सर, इससे पहले आप एक बहुजन समाज पार्टी में थे, उसके बाद फिर आपने कांग्रेस ज्वाइन किया। क्या मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं आपके बारे में कि काशीराम जी से आपने जो है वो ट्रेनिंग ली है राजनीति की, या उन्होंने आपको पिक किया, आप छात्र आंदोलन में ही जेल चले गए थे, कुछ थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि न्यूज़ के दर्शकों को। राजनीति में आने का मेरा स्टूडेंट लाइफ में कोई विचार नहीं था। गांव में एक छोटी सी घटना हुई, उस घटना को लेकर के मैं आगे आया और थाने और अदालत के चक्कर में पड़ा, गांव के लोगों को न्याय दिलाया। इसके बाद जैसे ही इंटरमीडिएट पास करने के बाद जब हम डिग्री कॉलेज में आए तो उरई डीबी डिग्री कॉलेज के नाम से एक महाविद्यालय है, वहाँ पर आकर के हमने बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। प्रवेश लेते ही उस ज़माने में छात्र संघ के चुनाव हुआ करते थे।
छात्र संघ के चुनाव में उस डिग्री कॉलेज में एक बड़ी अव्यवस्था थी कि कोई भी शेड्यूल कास्ट का छात्र के अध्यक्ष के चुनाव नहीं लड़ पाता था। जो भी लड़ता था वो सामान्यतः मजबूत और सवर्ण लोग चुनाव लड़ा करते थे डिग्री कॉलेज का। तो हमने चूँकि बाबा साहब अम्बेडकर को शुरू से ही पढ़ना शुरू किया था और बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कई जगह कोट किया है कि संघर्ष करने वाला ही जीतता है और जो संघर्ष नहीं करता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता है। तो हमने संघर्ष करना शुरू किया और वहाँ पर ये मन बनाया अपने मित्रों के साथ कि हमें इस डिग्री कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव लड़ना है। तो 1985-86 के सत्र में हमने डिग्री कॉलेज का चुनाव लड़ा। नामांकन के बाद बड़ी परेशानियाँ आई, लेकिन उन परेशानियों का जम के मुकाबला किया। किस तरीके की परेशानियाँ आई थी सर? कुछ मतलब हिंसा वगैरह के तौर के ऊपर या कॉलेज में? नहीं, हिंसा नहीं, वहाँ जातिवाद का बोला वाला। उस जातिवादी बोल वाले को फेस करने के लिए किसी छात्र की हिम्मत नहीं होती थी। वो हमने अपनी हिम्मत जुटाई अपने मित्रों के साथ और हमने उस मुकाबले में 461 वोट पाए। वहाँ से हमने डिग्री कॉलेज में शेड्यूल कास्ट के छात्र को लड़ने का एक रास्ता खोला। दोबारा लड़ा, दोबारा भी हम 550 वोट पाके हार गए, लेकिन वहाँ से हम लड़ाई लड़ना शुरू कर दिए। अच्छा, इसी बीच में तब तक आप किसी दल की कोई इसी बीच में मैं और बताता चलूँ, इसी बीच में डिग्री कॉलेज में एक बाबू हुआ करते थे उस समय, रामाधीन बाबू रामाधीन के सानिध्य में आए और वो उनका अटैचमेंट था मान्यवर कांसीराम साहब से। जब उनका पहला कैडर उरई में हुआ तो चूँकि अटैचमेंट था तो मुझे भी वहाँ जाने का मौका मिला और उनके उस कैडर से जो मेरे में परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन ने मुझे यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया है। कांसीराम जी एक व्यक्ति नहीं बल्कि वो विचार थे। उनका विचार था, बाबा साहब अम्बेडकर का वही विचार था, देश में जो गैर बराबरी है उस गैर बराबरी का मुकाबला करके खड़ी व्यवस्था ना हो करके बराबर की व्यवस्था होनी चाहिए। ये संविधान कहता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सबके लिए हैं। लेकिन उस लड़ाई को लड़ने के लिए ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इस तरीके का माहौल था कॉलेज में और हमने उस लड़ाई को लड़ा। लड़ाई लड़ने के बाद जब उनके सानिध्य में आए तो फिर हमें मौका मिला बहुजन समाज पार्टी में लंबे समय तक काम करने का और उस काम करते करते 1999 में हम सीधे लोकसभा का चुनाव लड़ने चले गए। जब लोकसभा का चुनाव लड़े, मतदाताओं ने इतना प्यार दिया, क्योंकि मैं संगठन में बहुत दिनों से काम कर चुका था, अध्यक्ष भी रहा, मंडल प्रभारी भी रहा, मंडल अध्यक्ष भी रहा, प्रदेश भर के तमाम मंडलों के प्रभारी रहे। इसके बाद जब 99 में हमें लोकसभा का चुनाव मिला लड़ने को और हमारे क्षेत्रीय लोगों ने बड़े प्यार मोहब्बत के साथ हमें वोट दिया और हम 1999 में लोकसभा में आ गए। उस समय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे। पूरे 5 साल पार्लियामेंट में रहने के बाद और साथ ही साथ संगठन का पूरे देश में काम करने के साथ साथ हम दोबारा 2008 में राज्यसभा में भेजे गए। 14 तक मैं राज्यसभा में रहा। 14 के बाद हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा। 14 में चुनाव हुआ, उसमें हम चुनाव हार गए। कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि हमें बसपा सुप्रीमो से पंगा लेना पड़ा और वो पंगा भी जनहित का था, हमारा व्यक्तिगत नहीं था। क्या पंगा था सर, थोड़ा सा? और उस पंगे को लेकर के हमने मन बना लिया कि इनके साथ अब हमें काम नहीं करना है और आकर के 2016 में 10 अक्टूबर 2016 को हमने आदरणीय प्रियंका गांधी जी के साथ बैठ करके ये तय कर लिया कि मुझे कांग्रेस में जाना है और उनके सानिध्य में मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया और उनका आज पूरा बर्दाश्त है। उन्होंने हमें हर तरीके से परख लिया है और परख करके आज इतनी बड़ी जिम्मेवारी दे दी है कि आज हम इस प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। बड़ी बात है सर। देखिए, एक युवा जो एक व्यवस्था के खिलाफ जो है खड़ा हुआ, निश्चित तौर के ऊपर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। शक्ति आई है और फिर उसके बाद कहते हैं कि चीज़ें जुड़ती हैं और आज बृजलाल खाबरी एक वट वृक्ष के तौर पर कांग्रेस को छांव देने के लिए यहाँ तक का इन्होंने सफ़र शुरू किया। सर, मेरा सवाल पूर्व बॉस को लेकर है, आपकी पूर्व बॉस बहन जी को लेकर है।
बहन जी एक बार फिर उत्तर प्रदेश में जो है वो एक्टिव होती दिखाई दे रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उन्होंने इसकी शुरुआत की है। इमरान मसूद वगैरह ने बहुजन समाज पार्टी को जो है वो जोड़ा है। मायावती को उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप किस तौर पर देख रहे हैं? आपकी नज़रों में क्या मतलब क्या किस तरीके से जो है वो उनकी क्या पृष्ठभूमि या क्या उनकी वो चीज़ है? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, इतना ही बोलूँगा कि बसपा सुप्रीमो इस समय ट्विटर पे खेल रही हैं। उनका काम केवल ट्वीट से चल रहा है, ज़मीन से नहीं। और जो भी आज वो सपना देख रही हैं, वो सपना अब पूरा नहीं हो सकता है। हाँ, ये तो हो सकता है कि जो उनका बेस वोट है उसे गुमराह करके भाजपा को सीधा फ़ायदा पहुंचाती रहेंगी, जो उनका एक उद्देश्य है, और इस उद्देश्य को वो पूरा करती रहेंगी और देश बर्बादी की तरफ जाता रहेगा। यानी कि कहीं ना कहीं बड़ा आरोप आप सर लगा रहे हैं। काशीराम जी की बसपा में और बहन जी की बसपा में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है सर आपको? जैसा जितना अंतर ज़मीन और आसमान में है, उतना ही अंतर कांशीराम जी और बसपा सुप्रीमो मायावती की बसपा में है। ज़मीन और आसमान का अंतर है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सर जाहिर सी बात है, आपको लड़ना है, आपको अपना जो है वो जिसको भी लड़ना है वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेगा। इस वक्त इतनी जो है वो राजनीतिक तौर के ऊपर वृद्ध और समृद्ध है, कैडर और कार्यकर्ताओं की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से सर कैसे लड़ पाएंगे सर चुनाव आप? क्योंकि समाजवादी पार्टी भी है, मुख्य विपक्षी दल है, बहुजन समाज पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी की भी आमद हो रही है, ओवैसी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो उनकी भी जो पार्टिसिपेशन है उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिख रहा है। कांग्रेस किस तरीके से अपने आप को विपक्षी पार्टी के तौर पर स्थापित करेगी? कोई रोड मैप है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो रोड मैप है वो दिखाई देने लगा है। महंगाई, बेरोजगारी, अन्याय अत्याचार, जीएसटी, इन पर जब चर्चा करानी चाहिए राहुल जी ने, तो ये सदन के अंदर भागते नजर आए। देश में जिस तरीके का भय का माहौल पैदा किया है, जिस तरीके का इन्होंने नफ़रत का माहौल पैदा किया है, ये 5-6 मुद्दे ऐसे हैं जिनको देखते हैं तो देश अपने आप में परेशान होता नज़र आता है। राहुल जी ने इन सब चीज़ों को समझा और समझने के बाद उन्होंने चैलेंज कर दिया कि अगर आप सदन में नहीं चर्चा करोगे तो क्या सड़क पर चर्चा करने नहीं दोगे? तो उन्होंने सड़क पर चर्चा करने के लिए जो प्लान बनाया है वो आपके सामने है। जैसे ही वो उन्होंने भारत जोड़ो कन्याकुमारी से शुरू किया है, एक कदम आगे बढ़ाया है, हमें ऐसे लगने लगा था कि पूरा भारत राहुल जी के साथ खड़ा है। आज राहुल जी जिस राज्य से गुजर रहे हैं, पूरा भारत उनके आगे पीछे नज़र आ रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भारत ही राहुल हैं, राहुल ही भारत है। आज की स्थिति ये दिख रही है और यही हमारा एक बड़ा मूल मंत्र है और बड़ा कारण होगा कि आने वाले टाइम में देश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। और अगर हकीकत में देशवासी, मतदाता थोड़ा भी सोचने समझने वाले हैं तो उन्हें कांग्रेस के साथ खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र ख़त्म कर रही है, संविधान ख़त्म कर रही है, मनुष्यों का मौलिक अधिकारों को ख़त्म कर दिया है। अब ऐसे कैसे जिया जाएगा? अगर हकीकत में इस देश को बचाना है, देश से प्रेम है, तो फिर राहुल जी के साथ चल के कांग्रेस के साथ खड़ा होना ही इस देश में देश के लोगों की भलाई है। और राहुल ही भारत हैं, भारत ही राहुल है, तो फिर उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे ज़िलों को क्यों आपने निगलेक्ट कर दिया? यहाँ पर क्या प्रोग्राम होगा? राहुल जी कितने दिन यहाँ पर पद यात्रा करेंगे? अभी उन्होंने 3570 दिनों की डिजाइन की है। ऐसा नहीं है कि जो राज्य नई पकड़ में आए हैं उनको छोड़ देंगे। आने वाले वक्त में इन राज्यों को भी लेके चलेंगे, ये प्लानिंग में है। एक साथ एक साल चल करके पूरे देश का भ्रमण करने का मतलब चुनाव सर पे हैं, कई चुनाव आएंगे छोटे बड़े, कई राज्यों के चुनाव हैं, उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए 13 राज्यों का मैप बना है, शेष बचे राज्यों का भी मैप बनेगा और उनमें भी आदरणीय राहुल जी जरूर जाएंगे। सर, बड़े परिवर्तन हुए हैं कांग्रेस में। आप प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आए, मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। अगर हम केंद्रीय राजनीति की बात अगर हम करें, एक गैर गांधी जो है वो अध्यक्ष मिला है काफ़ी लंबे समय बाद। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी अभी तक आरोप लगाती थी गांधीवाद, परिवारवाद से, क्या लगता है आपको सर मल्लिकार्जुन खड़गे और आपकी जो जोड़ी है ये कुछ कर पाएगी, या कितना जो है वो इस तरीके के आरोपों से आपको राहत महसूस हो रही है? देखिए, मैं खुले मन से कह सकता हूँ
गांधी परिवार ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही गांधी परिवार है, और जो भी बना है वो गांधी परिवार और कांग्रेस से अलग नहीं है। कांग्रेस के अंदर जो भी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जिम्मेवार साथी हैं, वो कांग्रेस और गांधी परिवार दोनों से मिले हैं। दोनों जब एक ही हैं तो अलग अलग की बात कहाँ से आ रही? ये तो भारतीय जनता पार्टी के सगुफे हैं, जुमलेबाजी है। बोले गांधी परिवार का ही होता है, वहाँ होता नहीं कोई। जब दूसरा बन गया तो बोले वो तो उनका रबर स्टैंप है। अरे तुम्हारे यहाँ तो जो प्रक्रिया लागू करके देखो, जो लोकतंत्र कांग्रेस में है भाजपा में करके तो दिखाओ। जिस दिन भाजपा में ये लोकतंत्र दिखा देंगे, हम उस दिन समझ लेंगे कि हाँ अब लोकतंत्र है भाजपा में। भाजपा में तो लोकतंत्र नाम की चीज़ ही नहीं है, और कांग्रेस के लोकतंत्र की आप बात करते हो। उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर हम बात करें, समाजवादी पार्टी के साथ किस तरीके के जो है वो आपके रिश्ते होंगे सर, क्योंकि बड़ी पार्टी है? देखिए, मेरा किसी भी पार्टी से कोई बुराई नहीं है, सबसे रिश्ते अच्छे हैं। ये बाकी का काम जो बचता है वो केंद्र का है। केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा उसमें स्टेट के सारे लीडर काम बिना राय करेंगे। के तो कुछ होगा नहीं। जो उत्तर प्रदेश की रणनीति है, सेनापति आप हैं, आप जैसा जो है जितनी हथियार, रसद और जो गोला बारूद मांगेंगे वो आप। जब हमें समय मिला है पूरी तैयारी करने के बाद, जब ये चर्चा होगी तो अपने सारे जो अनुभव हैं, जो तैयारी है, वो केंद्र नेतृत्व के सामने रखा जाएगा, फैसला उनको लेना है। अच्छा, आपको कितना मजबूत किला मिला कांग्रेस का? एक अगर आप संगठन, आप एक अच्छे संगठक हैं, आपको बहुत ही वृहद अनुभव है पार्टी को चलाने का, संगठन को चलाने का। आपको क्या लगता है सर, अभी कितना और काम किया जाना चाहिए संगठन? देखिए, हमारा कार्यकर्ता सोया नहीं है, लेटा नहीं है। हमारा कार्यकर्ता चल रहा है। उसको एनर्जी देने के लिए हम बूस्टर लगा रहे हैं। हम सोए हुए को जगा के दौड़ा नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा वर्कर जगा हुआ है। हम उस वर्कर को गांधी जी, इंदिरा जी, राजीव जी की जो शहादत है, उस शहादत को ध्यान में रख कर के जब बात करते हैं लोगों से तो आंसू आते हैं। इस देश को बचाने के लिए इंदिरा जी ने, राजीव जी ने जिस तरीके से हंसते खेलते अपनी कुर्बानी दी है, ये किसी दूसरे का कलेजा नहीं था। तो जब वर्कर के सामने ये बात आती है तो वर्कर इसको सुन करके उत्तेजित होता है और सोचता है कि अब हम कांग्रेस के लिए काम करेंगे। कांग्रेस के लिए काम करेंगे। सर, अगर कांग्रेस, उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अगर हम बात करें, और मधुसूदन मिस्त्री से निर्मल खत्री, अजय लल्लू, राज बब्बर, रीता बहुगुणा जोशी का सफ़र होते हुए आप तक ये पहुंचा है, लेकिन एक सबसे बड़ी जो समस्या है या बीमारी कहें, गुटबाजी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस में जो गुटबाजी है सर, एक गुट को अगर आप लेके चलेंगे तो दूसरा गुट नाराज़, दूसरे गुट को लेके चलेंगे तो इसको कैसे ख़त्म करेंगे? नहीं, अभी हमारे सामने ऐसी कोई समस्या नहीं आई और हमें लगता है कोई गुटबाजी नहीं है। गुटबाजी कहाँ होती है मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ गुटबाजी नहीं नज़र आ रही है। मैं बिल्कुल सबके साथ बैठ रहा हूँ, सबसे बात कर रहा हूँ, सब कांग्रेस को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो मैं कैसे कह दूँ कि गुटबाजी हमारे यहाँ? गुटबाजी नहीं है। संगठन आपको बढ़िया मिला? नहीं, संगठन जो मिला है उसमें जो भी छोटी मोटी कमियां हैं उनको ठीक करने का समय है हमारे पास। हम ठीक करेंगे और सबको चलाएंगे। नए फ्रंटल संगठन वगैरह कुछ आप बनाएंगे? नहीं ना, फ्रंटल पर्याप्त है मेरे पास, और उनके फ्रंटल के जो हमारे अध्यक्षगण हैं वो भी हमारे से संपर्क कर चुके। एक मीटिंग ले चुका हूँ उनके बाद, उनके साथ, और उनके बाद वो काम में भी लग गए। बिल्कुल। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने के लिए क्या राहुल गांधी की पदयात्रा का इंतज़ार किया जाएगा, या कोई आप आंदोलन वगैरह सड़क पर, किस तरीके का आंदोलन उसकी भी तैयारी चल रही है। वो नहीं आ पाएंगे अगर उधर तो जहाँ से गुजर रहे हैं वहाँ की तैयारी है। बाकी से हिस्से में हमारी तैयारी चल रही है कि हम उसी तरीके का कोई ना कोई कार्यक्रम अरेंज करेंगे। अच्छा, भारत जोड़ो पदयात्रा के पार्ट 1 में राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट से होकर जाएंगे? कितने दिन का शेड्यूल रहेगा? कोई टेंट? ये नहीं, अभी ऐसा कुछ वो नहीं है। इसके लिए अभी हमको यात्रा में जाना होगा। उस यात्रा में जाकर के सारी जानकारी मिलेगी तो मैं आपको बताऊँगा। अच्छा सर, नीतीश कुमार का नाम जो है वो सामने आ रहा है। नीतीश कुमार की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी आ रही हैं। फूलपुर से चुनाव लड़ने की वो इच्छा भी जता चुके हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि कुछ यहाँ पर थर्ड फ्रंट टाइप का बनेगा? नीतीश जी आएंगे, उनके साथ कुछ एसोसिएशन होगा? ये भी सारा का सारा जिम्मा केंद्रीय नेतृत्व का है, ये स्टेट के हिस्से में नहीं आता है। केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा हम उसके साथ। केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा हम उसके साथ हैं। संगठन में कोई गुटबाजी नहीं है। ज़रूरत पड़ेगी तो उसको
हम कुछ सर्जरी या कुछ जहाँ पे दवाई की ज़रूरत होगी दवाई करेंगे। मेरा आखिरी सवाल है सर, संगठन को लेकर, संगठन में किस तरीके का जो है वो फेरबदल, अभी चूँकि आप प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, आप अपनी टीम बनाएंगे, अपने तरीके से जो है वो उसको चलाने की कोशिश करेंगे, तो किस तरीके का जो है वो फेरबदल आने? हमारे साथ जो 6 प्रांतीय अध्यक्ष बने हैं उनको सबको जिम्मेवारी मिल गई है, अपने अपने कार्य क्षेत्र में वो काम करने लगे हैं। जो वहाँ पे समस्याएं आएंगी उन समस्याओं को ला करके हम लोग सारे के सारे लोग बैठ के सातों लोग उसका चिंतन मंथन करेंगे। जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ उसको हल किया जाएगा। अगर उनको बदलने से काम चलता तो वो चला जाएगा, और अगर काम ऐसे ही चल रहा है, रेस पकड़ रहे हैं लोग, ताकत आ रही है, क्योंकि समय समय पर ऐसा भी होता है कि जब कोई भी चीज़ आगे बढ़ने लगती है तो लोग उसके पीछे चलने लगते हैं। बिल्कुल। पूर्व बॉस को लेके मेरा आखिरी सवाल है सर, अगर आज बहन जी आप फ़ोन करें आपको और कहें कि खाबरी आप आइए, यहाँ पर आपका स्वागत है, पार्टी है, संगठन है, आप चलाइए, तो क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ब्रिजलाल खाबरी का इस तरीके का डीएनए नहीं है। मेरी बहुत खुली वो रहती है, हमने जिसको हाँ किया है उसको हाँ किया है, फिर नुकसान कितने बड़े हो जाएं मैं पीछे नहीं हटता हूँ। एक उदाहरण आपको दे करके अपनी बात ख़त्म करूँगा। अभी जिला पंचायत के चुनाव थे, और जिला पंचायत के चुनाव में उत्तर प्रदेश में हम 2 जगह चुनाव लड़े, अमेठी और जालौन। जालौन में जब हमारी पत्नी चुनाव लड़ रही थी तो बहुत प्रेशर आए, तरह तरह की बातें आई। मैंने कहा ये लांछन कौन लेगा, मैं ये लांछन लेकर के दुनिया से नहीं जाऊंगा। कि वो तो यार उसको ये पैसा ले लिया होगा, बैठ गए। वहाँ पर हम बैक नहीं हुए, हमने तमाम समस्याओं को झेला, और अंत में चुनाव हुआ। चुनाव में ये हुआ कि हमारे 18 वोट विपक्ष के हिस्से में गिने गए, और हमारे विपक्ष वाले हमारे हिस्से में गिने गए, और चुनाव हरा दिया गया। तो हम तो वहाँ तक जाते हैं जी। हमने जो फैसला ले लिया है कि प्रियंका जी के साथ, कांग्रेस के साथ, राहुल जी के साथ, सोनिया जी के साथ रहना है तो ज़िंदगी रहेंगे। हमें नहीं रहना होगा, घर में जाके बैठ जाएंगे, किसी दूसरे दल में कभी ना जाने की सोचिए, ना सोचेंगे। बिल्कुल। ब्रिजलाल खाबरी जैसा सेनापति कांग्रेस उत्तर प्रदेश को मिला है, और ये सेनापति कांग्रेस को निश्चित तौर के ऊपर जो क्वालिटीज़ हैं वो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को रिवाइवल कर पाएगा। एक अच्छे संगठक हैं, सबको साथ में ले चलने की इनके अंदर अद्भुत क्षमता है, और दूरदृष्टा हैं। कार्यकर्ताओं की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको दूर से ही पहचान लेते हैं और उसके हिसाब से काम बांटते हैं। शायद यही कारण था कि 0 से शुरू हुआ बहुजन समाज पार्टी का सफ़र सत्ता तक पहुंचा, और जब ब्रिजलाल खाबरी जैसे लोगों ने उस पार्टी को छोड़ा तो आज वो पार्टी किस हैसियत और किस मुकाम पर है ये सबको पता है। निश्चित तौर के ऊपर उत्तर प्रदेश कांग्रेस भी ब्रिजलाल खाबरी को एक बहुत आशावादी और एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक निगाहों से देख रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सत्ता तक पहुंचाने की जो हसरत है वो ब्रिजलाल खाबरी कितना पूरा कर पाएंगे ये समय बताएंगे। फिलहाल आज के इस द इंटरव्यू के एपिसोड में मुझे शबी हैदर को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते फिर किसी खास शख्सियत के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक देखते रहिए के न्यूज़। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।